नमस्कार साथियों, क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लोग हम बैठे हैं सितारगंज में हरीश दुबे जी के यहाँ, पूर्व चेयरमैन जी के यहाँ। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनका जो 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और आने वाले जो समय के चेयरमैन हैं उनको ये कैसा देखना चाहेंगे। इनसे बातचीत करते हैं और आप नमस्कार जी, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सर्वप्रथम क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आपको भी मेरा सादर नमस्कार। और आपने मुझे याद किया, हालांकि मैं इस टाइम चुनाव की बेला चल रही है तो मैं थोड़ा कन्वीनिंग में भी वार्ड में लग गया हुआ था, लेकिन चूंकि आपका फ़ोन आया तो मैं तैयार हूं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी दंगल चल रहा है जी, और सर्दी का मौसम है जी, और माहौल जो है बहुत ज़्यादा गर्म है जी जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनावी दंगल में माहौल तो गर्म हो जाता है और होना भी चाहिए, माहौल तो गर्म होना चाहिए। चुनाव है और सरकार की हठधर्मिता कह लो या सरकार क्या चाह रही थी, डरी हुई थी या परेशान थी, किस कारण से 2 दिसंबर सन 2023 को हमारा कार्यकाल समाप्त हुआ और उसके बाद 1 साल लेट होने के बाद और ये सरकार चुनाव करा पा रही है। ठीक है, चुनावी मैदान में लोग आए हैं और धीरे धीरे ये जाड़े का समय आ गया है, ठंड है, आप देखिए कोहरा है, लेकिन प्रत्याशी जो लगातार मेहनत कर रहे थे वार्डों में चेयरमैन के लिए, तो लोग लगे हुए हैं और अच्छी बात है कि गर्माहट है। जाड़े में चुनाव की गर्माहट तो है ही है। ये जो 1 साल चुनाव जो लेट हो गए उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? सबसे बड़ा कारण ये रहा कि आप ये मानिए कि जो सरकार थी, सरकार लगातार ये वाच कर रही थी और जब सर्वे कराती थी तो सरकार को लगता था कि वो कहीं से अपनी सीटें नहीं निकाल पा रही है, बीजेपी की सीटें नहीं निकल पा रही थी, तो सरकार वाच कर रही थी और वाच करने में उसके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे थे। और फिर सरकार ने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत आप देखिए कई जगह आज निर्विरोध हो जा रहे हैं लोग। तो सरकार ने एक षड्यंत्र तैयार करा कि हम किस तरीके से साम दाम दंड भेद करके अपने लोगों को किस तरीके से जिता के लाएं। और कई जगह ऐसी स्थितियां आप देख रहे हैं कि निर्विरोध हो जा रहे हैं। निर्विरोध का अर्थ यह है कि सरकार ने लोगों को लड़ने नहीं दिया। सरकार ने लोगों के पर्चे, जैसे हमारे नानकमत्ता का ही आप देख लीजिए, सरकार ने लोगों के पर्चे इस वजह से खारिज करा दिए, जितने भी अधिकारी, पीठासीन अधिकारी हैं दबाव में काम कर रहे हैं और पर्चे इसलिए खारिज करा दिए कि अगर चुनाव होता तो चुनाव में उनके प्रत्याशी जीत कर नहीं आते, इसलिए दबाव में जो है कि पर्चे खारिज करा दिए जो बिल्कुल नाजायज है। वो लोग कोर्ट गए, न्यायालय की शरण में गए और उनको रिलीफ मिलेगा, इसलिए सरकार ने ये चुनाव लेट कराया है। और देखिए, जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं वो भी कांग्रेस से खड़े नहीं हो पाए और उसके बाद प्रेम सिंह टुन्ना जी जो बीजेपी से हैं वो निर्विरोध हो गए। लेकिन आप जानते होंगे कि सितारगंज में भी कुछ प्रत्याशी ऐसे एक प्रत्याशी सामने आया है कि जो निर्विरोध चुने गए वो भी मेंबर हैं कि उनके भी बिल्कुल बिना चुनाव किए ही वो आगे बढ़ गए। ऐसा कैसे? मुझे लगता है ये मैंने पहली बार देखा आज तक की राजनीति में। देखिए, एक बात है, चलिए आपने पहली बार देखा होगा, हमने देखे हैं कई बार, हमने निर्विरोध होते हुए लोगों को देखा है। लेकिन निर्विरोध होने का अर्थ पहले ये हुआ करता था कि लोग उसके विरोध में नहीं आते थे। लोग पूरे वार्ड के या शहर के लोग ये चाहते थे कि जो प्रतिनिधि आया है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से आया हो या किसी से आया हो, और वो अच्छा व्यक्ति है और अच्छा नेतृत्व करेगा, तो लोग कहते थे कि भाई इनके खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए और ये अच्छा व्यक्ति आ गया है तो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो वो निर्विरोध हो जाता था। लेकिन आज का जो परिवेश है, आज का जो समय है, आज की कम से कम मैं सितारगंज की अगर बात करूं, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, मैं सितारगंज की अगर बात करूं तो यहाँ पर तो तानाशाही, गुंडागिर्दी, जबरदस्ती इस तरीके से हावी है कि आप जो वार्ड नंबर 12 की बात कर रहे हैं, हालांकि जो जिनके परिवार से वार्ड नंबर 12 के निर्विरोध चुनाव निकाला है हमारे पूर्व में जो है कि जी वो महिला सीट मरहूम मरगूब अहमद जी, हमारे बड़े भाई संतोष दुबे जी जब मेंबर थे उनके साथ भी वो मेंबर रहे। और मैं चेयरमैन जब बनकर आया तो मेरे भी जो है कि बोर्ड में वो वार्ड मेंबर जीत के आए, बीजेपी के टिकट से ही जीत के आए थे।
वो परिवार अच्छा है, बढ़िया है, व्यवहारिक है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको निर्विरोध बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे पर्चे थे जिनको जबरदस्ती जो है कि बैठा दिया गया, जबरदस्ती उनके पर्चे जो है भरने नहीं दिए गए। और बहुत सारे, चूंकि वहां पर ओबीसी महिला के लिए सीट आरक्षित थी, तो बहुत सारे वहां पे ऐसे लोग थे जिनके जो है कि जो जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सन 83 तक का, ये 85 का मांग रहे थे और सन 83 तक का प्रूफ दिखाते रहे, लेकिन 2-2 3-3 दिन तक तहसीलदार बैठे ही नहीं, उनको टहलाते रहे, उनको मतलब लोग थक गए अपने कागजों को, जाति प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनको जाति प्रमाण पत्र मिल नहीं पाया। और वो चुनावी मैदान में मन से चाहते हुए भी वो वहां पर आ नहीं गए। 2 समुदाय के लोग वहां पर निवास करते हैं, हिंदू समुदाय के लोग भी बहुत ज्यादा निवास करते हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग भी बहुत ज्यादा निवास करते हैं। तो दोनों ही समुदायों के बहुत सारे प्रत्याशी वहां लड़ना चाहते थे, उनका मन था। तो अधिकांश प्रत्याशियों को तो जाति प्रमाण पत्र ही जो है कि प्रशासन ने उपलब्ध नहीं कराया सरकार के दबाव में, और जिन लोगों को उपलब्ध कराया उन पर दबाव बनाकर, डरा कर, धमका कर, और हो सकता है कुछ लोगों को पैसे देकर, जो भी करा होगा, लेकिन जो है कि मैदान में नहीं उतरने दिया और इन्होंने अपनी सीट को निर्विरोध चुन लिया है, चुनवा लिया। सबसे बड़ा सवाल, ऐसा कौन सा बीजेपी को डर है कि जो कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी वो खड़ा होने नहीं दे रही और कांग्रेस के प्रत्याशी खड़ा होने नहीं चाह रहा? ऐसा कौन सा डर है दोस्तों? आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। देखिए विषय कांग्रेस का, या बहुत सारे वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। कांग्रेस ने वार्डों के अंदर जो है कि अपने सिंबल नहीं दिए हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी भी के रूप में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी उतरे हैं जगह जगह। और जो बीजेपी है, इसको भली भांति पता है कि इसका यहाँ पर सिवाय इन्होंने लोगों को और बीजेपी क्या, मैं ये कहूँगा, जो यहाँ पर जिनकी वजह से लोग सोच रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो वो जो वजह है, उन्होंने क्या करा कि ये लगाइए, मैं आपको सीधे सीधे अगर कुछ लफ्जों में कहूँ, बिल्कुल सीधा कहूँ, कि आज जितने भी लोग मैदान में आ गए हैं अब जी, पहले तो बहुत सारे लोगों को लड़ने नहीं दिया गया, बहुत सारे लोगों को मैदान में ट्रैक पे ही नहीं उतरने दिया गया। फर्स्ट सेकंड तो क्या आते बेचारे, लेकिन जितने लोग ट्रैक पे आ गए हैं, जितने लोगों को चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया है, चुनाव चालू हो गया है, तो उसमें जो भी लोग होंगे जो जीत कर आएंगे, चाहे वो, मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी के भी होंगे, जो लोग जीत के आएंगे वो अपने व्यवहार से जीत के आएंगे, वो लोग अपने उनके परिवार के व्यवहार से जीत के आएंगे, उन लोगों की मेहनत होगी, उस मेहनत से जीत के आएंगे। और ये लगाइए कि उन्होंने काम करा होगा, संघर्ष करा होगा, जनता के बीच में गए होंगे, इसलिए जीत के अब आएंगे। और अगर वो हारते हैं, अगर बीजेपी का कोई प्रत्याशी या कोई मेंबर अगर चुनाव हारता है, और चाहे वो चेयरमैन का प्रत्याशी हो, चाहे वो मेंबर का प्रत्याशी हो, अब अगर कोई चुनाव हारता है, तो इसका सारा श्रेय वर्तमान हमारे विधायक और वर्तमान कैबिनेट के मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को जाता है। क्योंकि जो है कि यहाँ के स्थानीय लोगों से किसी को पीड़ा इतनी नहीं है कि वो लोगों को जिताए हराए, लेकिन जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, जो हमारे यहाँ के मंत्री जी हैं, कैबिनेट के मंत्री जी हैं, उन्होंने जो लोगों को दुख दिया, उन्होंने जो लोगों की दुकानें तोड़वाई, उन्होंने जो लोगों को मुकदमे लगवाए, उन्होंने जो लोगों को परेशान करा, उन्होंने जो लोगों को तकलीफें दी, मेरे भी परिवार को बहुत तकलीफ दी, तो उन तकलीफों की वजह से बीजेपी का अगर कोई प्रत्याशी हारता है तो इस सारा श्रेय उनको जाता है। और अगर कहीं वो जीतता है तो वो श्रेय उस प्रत्याशी को जाता है, उसके परिवार को जाता है, उसके काम को जाता है, उसके संघर्ष को जाता है, ये आप मान लीजिए। इसलिए जो है कि उनको पता है कि बहुत सारे लोग जो काम उन्होंने किए हैं, उससे उनको पता था कि बहुत सारे मेरे बीजेपी के प्रत्याशी जीत के नहीं आएंगे, इसलिए लोगों को बिठाया गया, उठाया गया और परेशान करा गया। चलिए, ये तो थी बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात। आप बात करते हैं हम हरीश दुबे जी की, जो पेशे से वकील भी हैं। अब इन्होंने कौन कौन सी डिग्री करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यही हमें बताएंगे। हाँ जी, देखिए, डिग्री जो मैंने पढ़ाई करी है, और चुनाव का समय है, और मैंने स्नातक HNB महाविद्यालय से डिग्री मैंने हासिल करी। उसके बाद मैंने जो है कि अल्मोड़ा से लॉ की डिग्री हासिल करी, विधि की डिग्री हासिल की, और मैं फिर चुनावी मैदान में आया। जनता ने मुझे चुना और मैंने 5 साल तक जो है कि जनता की सेवा करने का काम मैंने किया। और मैं चाहूँगा जो भी चेयरमैन जीत के आएगा, वो, अभी तो वर्तमान स्थिति में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, जिसको लोग हल्के में आंक रहे हैं, बहुत मजबूत है, जो हल्के में ले रहे हैं, लोग सोच रहे हैं हाँ, शायद लेकिन चुनावी परिणाम आएगा तो ये आपको दिखाई दे जाएगा। चुनावी परिणाम बड़ा चौंकाने वाला आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं
कि जैसे मान लीजिए कि चुनाव आ गया है और भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल विधिवत बात एक बात बता दूं मैं, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी है, अब ये लगाइए कि हमारे शहर के अंदर 13 वार्ड हैं जी, हमारे शहर के अंदर 13 वार्ड हैं। 13 वार्डों में नंबर 1, मैं एक पहले विषय से चालू होता हूं। हमारे शहर में थारू जनजाति के लोग 2 वार्डों में निवास करते हैं जी। अधिकांश, वैसे करते हैं एक एक 2 लोग हर वार्ड में तो हैं, लेकिन अधिकांश जो निवास करते हैं, एक हमारा वार्ड नंबर 1 है, वहां पर निवास करते हैं, जिसे चिमटी वर्जा वार्ड कह सकते हो आप। एक हमारा वार्ड नंबर 11 है जो पैरपुरा वार्ड है, वहां भी निवास करते हैं, जिन्हें राणा फैमिली कहते हैं। जिन्हें राणा फैमिली आप कह सकती है। थारू जनजाति के लोग हैं, वो वहां निवास करते हैं, लेकिन वहां के थारू जनजाति के लोग दोनों ही वार्डों से, एक जगह निर्दलीय संजू राणा चुनाव लड़ रहे हैं, एक जगह निर्दलीय नरेंद्र राणा, वैसे उनको नंदू राणा भी कहते हैं, वो निवास कर रहे हैं। तो वो अपने अब निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो टिकट की मांग कर रहे थे बीजेपी से, और बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे वो, लेकिन थारू जनजाति को एक भी सीट 13 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट थारू जनजाति को नहीं दी। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, नहीं दी। ऐसा क्या कारण रहा? जो आप पूरी बात मेरी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, कारण भी मैं बता दूंगा, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। थारू जनजाति को एक भी सीट 13 के 13 वार्डों में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी, जबकि 2 वार्डों में थारू जनजाति बाहुल्य के बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो चुनाव लड़ सकते थे, और 2 लोग लड़ भी रहे हैं निर्दलीय, लेकिन नहीं दी। अब सुनिए, हमारे यहाँ 2 वार्डों के अंदर बंगाली समुदाय के लोग वैसे करते हैं थोड़े थोड़े जगह निवास, लेकिन हमारे यहाँ बंगाली समुदाय के लोग 2 वार्डों में, वो भी 2 वार्डों में ज्यादा निवास करते हैं। एक वही वार्ड नंबर 11 में निवास करते हैं, जिसे हम बंगाली कॉलोनी भी कहते हैं, और एक हमारा वार्ड नंबर 6 में भी निवास करते हैं, वार्ड नंबर 6 में भी निवास करते हैं। बंगाली समुदाय के भी जो है कि लोग टिकट की मांग कर रहे थे, कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा भी करने वाले लोग हैं, बहुत जमाने से दरी बिछाते हैं उनके लिए, वो भी मांग कर रहे थे। एक वो क्या नाम है, राजा मंडल है या राजन मंडल है, वो भी जो है कि मांग कर रहा था, लंबे समय से बीजेपी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, वो भी निर्दलीय लड़ रहा है, तो मांग कर रहे थे, लेकिन जो है कि टिकट बंगाली समुदाय को भी नहीं दिया गया, थारू समुदाय को नहीं दिया गया, बंगाली समुदाय को नहीं दिया गया। आप एक और तीसरी जगह आ जाइए, हमारे शहर के अंदर 2 वार्ड वाल्मीकि, हमारे जो लोग हैं, हमारे वाल्मीकि भाई हैं, हमारे वाल्मीकि बंधु हैं, तो उनकी भी 2 बस्तियां दो शहर में 2 वार्डों में निवास करती है। वार्ड नंबर 6 में निवास करती है, वार्ड नंबर 1 में निवास करती है। लेकिन वहां से भी एक लड़का अविनाश जो है भी टिकट की मांग कर रहा था, जीवन उसने भी लगा दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसने भी पूरा तन मन धन से पूरी सेवा करता रहा, उन लोगों के लिए सब कुछ करता रहा। वो पहले तो उसकी सीट आरक्षित करा दी गई, पूरी प्लान, और उस लड़के ने जो है कि जाकर वहां पर विरोध भी जताया, और उसके आंकड़े ठीक थे, उसके बिल्कुल ठीक बात वो बता रहा था। वो ये बता रहा था कि उसके वार्ड के अंदर जो कुल जनसंख्या है, वो कुल जनसंख्या कम है और वोटरों की संख्या ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि कुल जनसंख्या जो होती है, उसमें से जन्म लिए हुए व्यक्ति से लेकर 18 साल तक, 17 साल कह देंगे, 17 साल तक की आयु के व्यक्तियों को निकालने के बाद जो शेष जनसंख्या बचती है, वो वोटर कहलाती है। लेकिन वहां पर जो है कि कुल जनसंख्या कम है, वोटर की जनसंख्या ज्यादा है। वो आंकड़े ठीक लेके गया था, और सन 2011 से आंकड़े लेके गया था, लेकिन उसको उसकी सीट आरक्षित कर दी गई, और वो उसने कहा चलो मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहा हूं, मुझे कहीं और से सीट दे दी जाए। अन्य जगह भी जो है SC की व्यक्ति जा सकते थे, SC महिला के जा सकते थे, लेकिन उसको भी कहीं से टिकट नहीं दिया गया। यानी कि देखिए, थारू जनजाति के लोगों को इन्होंने एक टिकट नहीं दिया, दूसरा जो है बंगाली समुदाय के लोगों को एक टिकट नहीं दिया, उसके बाद वाल्मीकि समाज के लोगों को एक टिकट नहीं दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं, हमारे यहाँ अच्छी खासी संख्या में वैश्य समाज के लोग रहते हैं, जिन्हें हम लोग बनिया समाज के लोग कहते हैं, वैश्य समाज के लोग रहते हैं, और टिकट वहां से भी मांगा जा रहा था। हमारे